बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरिया कॉलेज कारसाज का पेपर है, प्री बोर्ड का, फर्स्ट ईयर आफ्टरनून शिफ्ट का है। हम लोग इसको सॉल्व करने चलते हैं और देखते हैं कि एमसीक्यूज किस किस्म के हैं हमारे पास। सो जनाब, सबसे पहला जो एमसीक्यू है हमारे पास, इस एमसीक्यू में वो हमें कह रहा है, देखिए जनाब, वो कह रहा है एक वेक्टर है हमारे पास ए आई कैप और दूसरा वेक्टर है हमारे पास जो वेक्टर बी है वो बी जे कैप है। तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होगा, मेरे ख्याल से पहले वाली एमसीक्यूज की वीडियो के अंदर भी हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। सो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ए क्रॉस बी का मतलब है कि ए आई और बी जे को आपने करना है, तो ए आई कैप क्रॉस बी जे। सो ए को बी से मल्टीप्लाई करें ए बी, और आई क्रॉस जे हमारे पास किसके बराबर होता है, के कैप के बराबर होता है। सो ये हमारे पास आंसर है ए बी, ये देख सकते हैं ए बी के कैप, ठीक है। सो मैं ए बी के कैप को आंसर कर देता हूं। इससे पहले वाले एमसीक्यूज के अंदर जो पहले वाली वीडियो मैंने की है उसमें बी क्रॉस ए था, तो ये माइनस हो गया था हमारे पास, राइट। सो द नेक्स्ट वन, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्टेंस का हमारे पास यूनिट होता है लाइट ईयर। सो डिस्टेंस हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 किलोग्राम स्टोन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर स्ट्राइक द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ। तो आपको पता है कि जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री फॉल की बात कर रहे होते तो मैथ्स का कोई लेना देना नहीं होता हमारे पास। सो 1 किलोग्राम की कोई मीनिंग नहीं है मेरे पास। फॉल फ्रीली का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज को फ्री फॉल कराते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, उसकी 0 होती है, और उसने आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मीटर का, हाइट उसने हमें दी हुई है। वो कह रहा है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जिससे वो ग्राउंड से जाकर टकराएगा। तो मुझे बताइए 2gs इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इस सबको खत्म कर दो, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब सिर्फ इनकी वैल्यूज को रखना है। g की वैल्यू होती है 9.8 और डिस्टेंस दिया हुआ है 10, तो 98 को 2 से किया 196, और 196 का रूट जो है वो हमारे पास आता है 14। सेम क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, बिल्कुल सेम आंसर था हमारे पास 14। ओके, इसलिए मैं कहता हूं रिपीट होना शुरू हो गए हैं, काफी कॉलेजेस के जो एमसीक्यूज हैं वो रिपीट हो रहे हैं, एक जैसे नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, फोर्स कह रहा है कि 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप है और डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, तो वर्क हमें मालूम करना है। तो मेरा ख्याल है वर्क का फॉर्मूला वो पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। सो वर्क इज एफ डॉट डी। तो एफ हमारे पास कितना है, 4i माइनस 2, 4i माइनस 2j, और डॉट के बाद जो डी है हमारे पास वो दिया है 3 + 4, तो 3 + 4j, ये हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा। सो अब इसका डॉट प्रोडक्ट आप लेके देख लीजिए। तो डॉट क्या था, i को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 हमारे पास कितना होता है 12। सो माइनस प्लस माइनस, और j को j से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 = 8, तो 12 माइनस 8 हमारे पास बनता है 4, और वर्क का जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है जूल। सो द आंसर इज 4 जूल। सो ये पहला वाला जवाब है हमारे पास, 4 जूल हमने इसमें आंसर कर दिया। नेक्स्ट वन, द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास रेडियन में हम उसको मेजर कर रहे होते हैं, तो मतलब डायरेक्ट रट्टे वाला एमसीक्यू है, मेरे कहने का मतलब ये था। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2f कन्वर्जिंग लेंस, पहले भी काफी एमसीक्यूज मैं आपको बता चुका हूं, 2f पे रखा है तो इमेज कहां बनेगा, 2f पे बनेगा। तो इमेज जो फॉर्म होगा वो कहां पर बनेगा, एट एग्जैक्टली 2f के ऊपर ही बनेगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज भी कर सकता है। वो बोल रहा है कि एक कन्वर्जिंग लेंस है, उसके सामने मैंने ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, अगर इमेज 2f पे बन रहा है तो फिर ऑब्जेक्ट भी 2f पे रखा होगा, तो थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, विच वन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब है कि अगर फार्मूला ठीक लिखा होगा तो डायमेंशन भी करेक्ट आएंगे ना। तो अब आप देख लो, आपके पास ये जितने भी उसने जवाब लिखे हुए हैं यहां पर, तो इसमें से कौन सा फार्मूला दुरुस्त है, अभी देख लेते हैं। हम इसको चेक कर लेते हैं कि कौन सा फार्मूला दुरुस्त है हमारे पास। देखिए, हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इन तीनों को अगर मैं किसी फार्मूले में रखता हूं तो ये वेव की स्पीड का फार्मूला है जो कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ होता है। तो अगर आप देखें पहला वाला देखें जो उसने लिखा हुआ है हमारे पास, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये जो लिखा हुआ है f = v × लैम्डा, गलत है। v = st नहीं, ये वाला फार्मूला भी आप जानते हैं कि s = vt होता है, या जिसे हम बोलेंगे कि अगर हमने वेलोसिटी मालूम करनी है तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारे पास, टाइम होता है। तो ये भी हमारे पास सही नहीं है। और v = f लैम्डा, ये रहा बिल्कुल ठीक है। और 2s = half at नहीं है, 2as जब हमारे पास होता है तो हमारे पास vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर हमारे पास बनता है।
सो अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन सी इक्वेशन सही लिखी हुई है? ये वाली लिखी हुई है ना। जब ये इक्वेशन सही लिखी है तो ये इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट होगी, ठीक है। सो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वन हमारे पास कह रहे हैं द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द लाइट, यस, अराउंड एन ऑब्स्टिकल। रोशनी के रास्ते में आपको रुकावट रखें, रुकावट को हम कह रहे हैं ऑब्स्टिकल, तो रोशनी बेंड कर जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। ये सीधी सीधी डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, सो डिफ्रैक्शन इज द आंसर। नेक्स्ट वन, स्टोक्स लॉ में द विस्कस फोर्स, वो जो हम फोर्स लिखते हैं वो विस्कस फोर्स होती है, इज नॉट प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल नहीं होती? तो अब इसका तरीका ये कि आप फॉर्मूला लिखें तो हमें मालूम हो जाएगा कि क्या है। तो वो जो फोर्स का फॉर्मूला है वो है 6 पाई ईटा आर वी। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी इस पर डिपेंड करेगा। आर हमारे पास रेडियस है क्योंकि हम जिन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो स्फेरिकल है, और v उसकी वेलोसिटी है, और ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट वेलोसिटी थी जिसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। सो 1 2 3 ये 3 फैक्टर तो हमारे पास हैं। अब अगर आप आंसर देखते हैं तो आंसर में आपको नजर आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यस, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर देख लें यस, उसके बाद उसने लिखा है टर्मिनल वेलोसिटी यस, फिर उसने लिखा है मास ऑफ दिस स्फीयर, नो, मास पर डिपेंड नहीं करता। सो मैं जिस चीज को हाईलाइट करने जा रहा हूं अपने आंसर में वो है मेरे पास मास ऑफ स्फीयर। ओके, नेक्स्ट वन, द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में। वैसे तो ये याद हो जाने चाहिए आप लोगों को कि अगर हम सर्कल बनाते हैं सेंटर से लेकर बॉडी अगर यहाँ कोई रखी हुई है, डिस्टेंस हमारे पास रेडियस होता है, तो रेडियस की डायरेक्शन में वी हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और अगर इधर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नाउ यू कैन सी कि सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे पे कौन सा एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का। सो एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 90 डिग्रीज, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वन, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। 7 बेसिक यूनिट है हमारे पास, बेस यूनिट इन्हें हम कहते हैं, 7 बेस यूनिट है। तो 7 यूनिट याद करने में कोई मसला तो नहीं है। तो अगर आप 7 यूनिट याद कर लेंगे तो ये उनमें से एक है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला होता है हमारे पास। टू रिप्लेस ए ब्राइट फ्रिंज बाय द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज इन माइक्रोसन इंटरफेरोमीटर, द मूवेबल मिरर इज मूव थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ। आपको याद होगा एग्जैक्टली यही वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये मॉडल पेपर के एमसीक्यूज में आया हुआ है, मैंने वहां डिस्कस किया हुआ है, वहां एंड में है, आप प्लीज वहां देख लीजिएगा। वो सारे डिस्कशन में यहां नहीं करना चाहता टू सेव योर टाइम, ठीक है। सो मेरा ख्याल है आप आराम से इससे जवाब जो है वो इसका λ/2 है हमारे पास, लेकिन आपने वहां ये डिस्कशन देख लेनी कि डिस्कशन क्या है। मैंने जरा एक्सटेंसिव डिस्कशन की थी वहां पर, ब्राइट के बाद नेक्स्ट ब्राइट, डार्क के बाद नेक्स्ट ब्राइट, या ब्राइट के बाद डार्क अगर आ जाए या डार्क के बाद ब्राइट आ जाए तो क्या होगा, सारे डिस्कशन वहां पर है। ओके जनाब, K डॉट आई क्रॉस जे कॉरिस्पॉन्ड्स टू, तो हम इसको लिख लेते हैं, बड़े मशहूर किस्म के ये एमसीक्यूज हैं। K डॉट और ब्रैकेट में I क्रॉस J, तो मुझे बताइए K डॉट आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है? K के, और K डॉट K क्या होता है हमारे पास? 1 होता है। सो द आंसर इज हमारे पास 1। ओके, नेक्स्ट वन, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम। तो आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी को अगर हम कहते हैं तो वो रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, ऐसे ही है ना। तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम तो किसके बराबर है? 1। तो प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई है, फ्रीक्वेंसी और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है? हमेशा हमारे पास 1 के बराबर होता है। सो द आंसर इज हमारे पास 1। ओके, समझ में आ रहे हैं? नेक्स्ट वन, a projectile is thrown upward with a certain velocity. Okay जी, its time of flight will be minimum if it is launched at an angle of, उसका टाइम का मिनिमम होगा अगर इन एंगल पे लॉन्च करें जो उसने एंगल दिए हुए हैं। ओके, सबसे पहली बात तो जरा समझने वाली है, वो ये समझ लीजिए, देखें जनाब कि हमने आपको थ्योरी में बात समझाई है कि 2 एंगल ऐसे होते हैं जिन पे प्रोजेक्टाइल सेम रेंज देता है। तो अगर पहले को θ1 दूसरे को θ2 कहता हूं तो वो 2 एंगल जिनका सम हमेशा कितना हो? 90 हो, इन पे हमें सेम रेंज मिलती है। कहने का मतलब कुछ ऐसे है कि एक छोटे एंगल पे भी यहां तक जाएगा और एक बड़े एंगल पे भी यहां तक जाएगा, तो रेंज सेम मिल रही है। बट रेंज सेम होने का मतलब ये थोड़ी कि टाइम भी सेम लग रहा है। क्या ख्याल है भाई? जिसका एंगल कम है वो जल्दी पहुंच जाएगा, जिसका एंगल ज्यादा है वो बहुत ऊपर से आएगा लेकिन पहुंचेगा वहीं पे, रेंज सेम होगी। ओके, तो इसका मतलब है कि बड़े एंगल पे ज्यादा टाइम लगेगा और छोटे एंगल पे कम टाइम लगेगा। तो वो 2 एंगल जिनका सम 90 है वो सेम रेंज तो दे रहे हैं, लेकिन जो जिसकी वैल्यू कम है वो कम टाइम लगाएगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा टाइम लगाएगा। अब मुझे बताओ, यहां जो हमारे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में आप देखो वो कौन से एंगल है जिनका सम हमारे पास 90 बन रहा है। तो देखें 30 है और एक 60 है, तो 30 और 60 अगर मैं करता हूं तो 30 + 60
तो क्या 90 बनता है नहीं बनता? आप बोलेंगे यस, तो 30 पे जल्दी पहुंच जाएगा और 60 पे देर से पहुंचेगा। तो अगर वो, मैं क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं तो क्या कह रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी मिनिमम, किस पे मिनिमम होगा? 30 पे 60 पे, तो आप बोलेंगे 30 पे मिनिमम होगा। अच्छा रुकिएगा जरा, तो मैंने जनाब अली क्या किया, 30 को मैंने आंसर मार्क कर दिया। अब आप बोलेंगे कि जनाब वो तो ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन में तो एक 45 भी नजर आ रहा है, एक 75 भी नजर आ रहा है, इसकी डिस्कशन क्यों नहीं की? अभी कर रहा हूं। देखो जब 45 एंगल होता है तो याद है आपको, हमने कहा था कि 45 डिग्री पर हमेशा हमें मैक्सिमम रेंज मिलती है, ये बात याद है। सो अगर 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज मिल रही है, मैक्सिमम रेंज मिल रही है, तो वो ज्यादा से ज्यादा दूर जा रहा है, तो इससे भी ज्यादा दूर जाएगा तो ज्यादा टाइम लेगा ना, तो 45 डिग्री पे ज्यादा टाइम लेगा। अब आप बोलेंगे फिर 75 पर क्या करें? तो देखिए, अगर मैं 75 वाले की बात करता हूं एग्जैक्टली इसी तरीके से कि एक एंगल है मेरे पास 75 और एक एंगल है मेरे पास कितना 15, तो किस पे कम टाइम लेगा? 75 पे या 15 पे? तो छोटे एंगल पे कम टाइम लगता है, बड़े एंगल पे ज्यादा टाइम लगता है, तो इस पे ज्यादा टाइम लगेगा, इस पे कम टाइम लगेगा। लेकिन ये तो उसने मुझे दिया नहीं हुआ, उसने तो मुझे 75 दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है 75 जो है वो ज्यादा टाइम लेगा। अब समझ में आ गई सारी डिस्कशन आपको? तो इसलिए मैंने जो आंसर मार्क किया हुआ है वो आंसर कौन सा मार्क किया? 30 डिग्री मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट वन, इक्वेशन ऑफ द ब्रेग्स लॉ इज, ब्रेग्स लॉ की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है? तो इक्वेशन अगर रटी हो तो मसाइल हल हो जाएंगे हमारे पास। और ब्रेग्स लॉ की इक्वेशन है 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, ये मैक्सिमा के लिए है। तो देख लेते हैं कौन सी है इसमें। ये देखिए 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, दैट्स इट। बाकी हर इक्वेशन में कोई ना कोई गड़बड़ है। नेक्स्ट वन कह रहा है इफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, अगर किसी वेक्टर को उसके अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो जो हमें वेक्टर ऑब्टेन होता है उसे हम कौन सा वेक्टर बोलते हैं? उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट वन, ओके, इफ सम ऑफ टॉर्क इज जीरो, किसी बॉडी पे एक्ट करने वाले तमाम टॉर्क जीरो हो जाएं, तो अगर ये मार्कर है, ये इस तरफ भी घूम सकता है, इस तरफ भी घूम सकता है, तो एक क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। सारे टॉर्क का सम जीरो हो जाना, इधर घूमेगा ना इधर घूमेगा, बल्कि अपनी जगह पे रुक जाएगा। तो आगे पीछे मूव कर सकता है, लेकिन घूमने वाला काम अब ये नहीं कर सकता। सो मुझे बताइए, अगर सम ऑफ टॉर्क जीरो हो जाए तो कौन से इक्विलिब्रियम में होगी? इसको हम कहते हैं ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। ये बात समझ में आ रही है? यानी घूमने वाला काम खत्म हो जाएगा, यानी ये मार्कर जो है ये ना इस तरफ घूम सकेगा ना इस तरफ घूम सकेगा। हाँ, इधर इधर ऊपर नीचे जा सकता है। इसको कौन सी मोशन कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा हमें, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, घूमेगा नहीं, लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं मिल सकता। ओके, सो हमारा जो जवाब है वो है रोटेशनल। नेक्स्ट वन, Which of the following physical quantity has dimension m l square t raised to power -2? तो मैं अगर इसको करता हूं, देखो अब टेक्निक समझ लो जिस तरीके से मैं कर रहा हूं। तो m l square t -2 लिखा हुआ है हमारे पास। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? m l square और t square ऐसे कर सकता हूं। और नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ऐसे कर सकता हूं m, तो l अपॉन t और पावर 2 लगा सकता हूं। तो अब ये m क्या होता है? ये मास के लिए होता है हमारे पास, और l अपॉन t डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास क्या होता है? वेलोसिटी या स्पीड कह लो, तो उस पे स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे हाफ अपनी तरफ से लगा दूं, वैसे भी आप जानते हैं डायमेंशन में नंबर्स का कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं आपको बता सकूं क्या चीज बन रही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन रहा है, या आप ये कह लो एनर्जी का फॉर्मूला बन रहा है। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। और वर्क का यूनिट भी क्या होता है? जूल। तो अब मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, फोर्स नहीं, एंगुलर मोमेंटम नहीं, वर्क। यस, क्योंकि वर्क का यूनिट भी जूल होता है, एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है। सो माय आंसर इज वर्क। ओके, नेक्स्ट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इफ सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज इंक्रीज, ये भी उसके अंदर आया हुआ है, मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, प्लस ये साथ में से पहले वाले एमसीक्यूज की वीडियो मैंने बताया था कि दो स्लिट के दरमियान अगर डिस्टेंस बढ़ाना शुरू करूं तो फ्रिंज स्पेसिंग उसके ऑपोजिट है, कम हो जाएगी, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम करूं तो फ्रिंज स्पेसिंग ज्यादा हो जाती है। सो क्या कह रहा है? इंक्रीज किया तो डिक्रीज हो जाएगा, फ्रिंज स्पेसिंग डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें मेरे ख्याल अब तक रट गई होंगी मुख्तलिफ पेपर्स में, मुख्तलिफ कॉलेजेस के पेपर में वो एक ही तरह का पूछ रहा है हमसे। ओके जनाब, कह रहा है हमारे पास इफ a डॉट बी इज 0, a क्रॉस बी इज 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, तो वेक्टर b क्या है? ये जरा समझ लीजिएगा, ये एमसीक्यू काफी लोग ये मुझसे पूछ रहे होते हैं। देखिए a डॉट बी इज इक्वल टू 0, सबसे पहले मैं इसकी डिस्कशन आप लोगों से कर लूं। इसका मतलब ये हुआ कि a डॉट बी हम जानते हैं कि वो बराबर होता है a b cos थीटा। अभी मैं a b की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूं इस एंगल की।
अगर मैं कहता हूं कि थीटा मेरे पास है 0, तो मैं ये बात जानता हूं कि cos 0 किसके बराबर होता है 1 के। और अगर मैं कहता हूं कि थीटा है 90, तो मैं ये बात जानता हूं कि cos 90 कितना होता है 0। तो अगर ये पूरा cos मेरे पास कितना हो जाए 90 हो जाए, तो ये पूरे cos 90 का जवाब कितना आ जाएगा 0, और इसका मतलब ये पूरा आंसर 0 हो जाएगा। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि ये a डॉट बी इसलिए 0 है, उम्मीद कर सकता हूं, कंफर्म बात नहीं कर रहा मैं, इसलिए कह रहा हूं कि मैं उम्मीद कर सकता हूं कि a डॉट बी इसलिए 0 है कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो मेरे पास कितना है, वो 90 है। ओके, ये मैंने एक डिसीजन लिया। अब और देखिए क्वेश्चन में एक चीज और लिखी हुई है, और उसने लिखा है a क्रॉस b भी 0 दिया हुआ उसने मुझे। सो अगर मैं a क्रॉस b करता हूं तो ये होता है a b साइन थीटा। अब अगर यहां मैंने डिसीजन ले लिया 90 डिग्री वाला और मैं यहां रखता हूं, तो मैं ये बात जानता हूं कि साइन 90 तो जनाब 1 होता है और साइन 0 हमारे पास 0 होता है। तो यहां पे 0 होने के लिए चाहिए ये था कि ये साइन 0 होता, यहां 0 करने के लिए 90 चाहिए, यहां 0 करने के लिए, इस पूरे आंसर को 0 करने के लिए साइन कितना चाहिए 0 चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि a डॉट बी भी अगर 0 है और a क्रॉस b भी 0 है, तो इन दोनों के 0 होने की वजह एंगल तो नहीं बनी, क्योंकि जिस एंगल पे ये 0 हो रहा है उस एंगल पे ये 0 नहीं हो रहा, और जिस पर ये 0 हो रहा है उस पर ये 0 नहीं हो रहा। सो मैं अब इस चीज को खत्म कर रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से, कि इनके 0 होने में एंगल का कोई ताल्लुक है। ये मेरी बात समझ में आ गई? यानी एंगल की वजह से 0 नहीं हो रहे, तो फिर कैसे 0 हो सकते हैं? हो सकता है a 0 हो सकता है b 0 हो। तो अगर हो सकता है a 0 हो, तो उसने लिखा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। a तो 0 नहीं है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए उसने लिखा a 0 नहीं है, तो इसका मतलब फिर वेक्टर b क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ लाजमी तौर पे जो डिसीजन मेरे पास आ गया कि फिर जो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है वो 0 है। मेरा ख्याल है ये डिस्कशन आपकी समझ में आ गई होगी। अच्छा, इस तरह के मैंने कुछ एमसीक्यूज देखे जिसमें उसने लिखा a डॉट b 0 है, a क्रॉस b 0 है, और फिर इन दोनों की डिस्कशन नहीं की, तो फिर हम बोलेंगे या तो a 0 है या b 0 है या दोनों 0 है। ये भी कह सकते हैं हम कि या तो a 0 है या b 0 है या दोनों 0 है। ये बात समझ में आ गई? तो ये एमसीक्यू मेरा ख्याल आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब आप जवाब पे पहुंच सकते हैं कि नहीं, इक्वल भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, दोनों इक्वल भी नहीं है, क्योंकि देखो अगर ये इक्वल हो, मेरा ख्याल है इसको मैं मिटा लेता हूं और आपको ये बात समझा देता हूं। फर्ज करो कि अगर मैं यहां पर यही बात करता हूं कि a डॉट बी हमारे पास बराबर होता है a b cos थीटा के, और a और b भी a के बराबर है cos थीटा, तो a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर होना चाहिए, यहां पर भी a स्क्वायर होना चाहिए, तो a स्क्वायर साइन थीटा होना चाहिए, यहाँ a स्क्वायर हमारे पास क्या होना चाहिए cos थीटा होना चाहिए। तो इक्वल भी नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल होंगे तो ये इस तरीके से स्क्वायर बनेगा, 0 नहीं बनेगा, कोई एक 0 है, तभी तो पूरा आंसर 0 हो रहा है हमारे पास। ओके, सो तो वेक्टर बी हमारे पास क्या है? वेक्टर बी हमारे पास 0 है। ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। और ये जो जवाब है हमारे पास परपेंडिकुलर टू एंड पैरेलल टू ए, यानी ये एंगल की बात है, और एंगल को के कॉन्सेप्ट को मैं रिजेक्ट कर चुका हूं, वजह मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ओके जनाब, नेक्स्ट वन हमसे वो कह रहा है, ये थोड़ा सा आउट हो रहा है स्क्रीन से, इसको स्क्रीन के अंदर कर दूं जनाब। अब वो हमसे कह रहा है कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अटेन ए वेलोसिटी हासिल कर लेती है, वेलोसिटी कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन पे एट 30 डिग्री पे, द एक्सेलरेशन इन द कार। ओके, इंक्लाइन प्लेन, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन में जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो है g sin थीटा। ये बात समझ में आ रही है? यानी डिपेंड अपॉन एक तो g की वैल्यू और दूसरा एंगल के ऊपर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, या एंगल जिस एंगल पे इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है उस एंगल पे डिपेंड करता है। क्या इसमें कहीं मैथ्स का जिक्र है? नो। तो अब वो कार कह रहा है कि कार का मैथ्स उसने दिया हुआ, ठीक है। और मुझे एक बार बताइएगा, तो मुझे क्या करना है, इसमें सिर्फ g की वैल्यू कितनी रखनी है 9.8, और साइन के साथ एंगल रखना है, और एंगल मुझे दिया हुआ है जनाबे अली उसने 30 डिग्री। तो साइन 30 कितना होता है 0.5, और 0.5 को 9.8 से मल्टीप्लाई करो तो 4.9 बनता है। अच्छा, अब 4.9 तो है, लेकिन अगर आप देखें तो एक 4.9 मेरे पास प्लस में है, नजर आ रहा है आपको, और एक 4.9 जो है ना वो मेरे पास आप देख सकते हैं नेगेटिव के अंदर दिया हुआ है। सो मैं कौन सा रखूं, प्लस वाला रखूं माइनस वाला? सो मुझे इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा गौर से कि क्या वो इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आ रहा है या इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर जा रहा है। अगर इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रहा होता है तो पॉजिटिव, और इंक्लाइन प्लेन से ऊपर जाता है तो नेगेटिव। चूंकि मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ के कोई समझ में नहीं आ रहा कि वो इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको नॉर्मली वही करूंगा कि इंक्लाइन प्लेन से कोई चीज नीचे आ रही है, जो हमने डेरिवेशन में किया हुआ है। सो पॉजिटिव वैल्यू के साथ मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। नेक्स्ट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड इफ, अगर चैप्टर नंबर 5 की आपने मेरी वीडियो देखी हो
तो मैंने बताया कि एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, जबकि एक्ट करने वाला सारा टॉर्क उस पर कितना हो, जीरो। अगर सम ऑफ ऑल टॉर्क, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व हो जाता है। यानी हमने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की डेरिवेशन की है, वैसे तो ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं है, लेकिन हम करते हैं dl अपॉन dt, ठीक है। ये हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, टॉर्क के बराबर, ये डेरिवेशन हमने की है। तो अगर टॉर्क जीरो है तो dl अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो। तो d अपॉन dt मैंने समझाया, इसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। किसमें, l का मतलब है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज कितना है, जीरो, यानी एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है, कांस्टेंट है, तब्दील नहीं हो रहा। सो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स नहीं, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बोर्ड के ऊपर इक्वेशन आपको लिख के बताइए कि टॉर्क अगर जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, कंजर्व होगा। नेक्स्ट वन, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, फॉर्मूला याद होना चाहिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन का, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ ई। सो दिस इज माय आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू। इस किस्म के क्वेश्चन मेरे हिसाब से गुड क्वेश्चंस हैं। देखिए हम ये बात जानते हैं कि जो जब हमने मोमेंटम पढ़ा था, मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला था mv, लेकिन जब हमने इसके यूनिट बनाया था तो आपको याद होगा न्यूटन सेकंड हमने इसका यूनिट बनाया था मोमेंटम का। तो न्यूटन हमारे पास क्या होती है, फोर्स, और ये डैश का मतलब है मल्टीप्लाई, और जो सेकंड है वो हमारे पास क्या है, टाइम। तो फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करें, दिस इज ऑल्सो नोन एज मोमेंटम। लेकिन जब हम फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं इम्पल्स। ये मेरा ख्याल हमारे सिन बोर्ड में ये नहीं है, लेकिन जब फोर्स इंटू टाइम होता है इम्पल्स कहते हैं हम लोग। तो आमतौर पे जो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम है, दिस इज ऑल्सो दी मोमेंटम। सो हम इसको देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, पावर, चेंज इन मोमेंटम, टॉर्क, वर्क। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये मोमेंटम है तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम को मुझे टिक करना चाहिए, राइट। सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम। आई बिलीव सो कि बात समझ में आ रही होगी, फोर्स एंड टाइम इंटरवल। ओके जनाब, नेक्स्ट वन में वो हमसे कह रहा है कि टू वेक्टर्स हैं ए एंड बी मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू वेक्टर ए इज रिटन एज। अच्छा, अब आमतौर पे होता ही है कि इससे पहले भी वीडियो मैंने आपको बताया था, उसमें होता ही है कि हम बात करते हैं, जो न्यूमेरिकल भी करते हैं, वो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए लेते हैं ऑन टू बी। ये वाला काम हम लोग करते हैं। जब हम ये करते हैं ना, तो हम इसको लिखते हैं ए डॉट, और जिस पर प्रोजेक्शन लेते हैं उसका यूनिट वेक्टर, जिसको मैंने आपको पिछली वीडियो में लिखना सिखाया था कि वेक्टर बी को हम यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी को हम कैसे लिखते हैं, किसी वेक्टर को उसके अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, सही है। तो अगर हम इसको उल्टा कर लें, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू ए करते हैं, अब हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज बिकम बी डॉट ए का यूनिट वेक्टर। तो अब आप मुझे बताइए इसको मुझे क्या लिखना चाहिए, बी डॉट और यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए हमारे पास क्या होगा, किसी वेक्टर को उसके अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। सो आप मुझे बताइए बी डॉट ए या ए डॉट बी में कोई फर्क नहीं होता ना, अब तक तो आपने पढ़ लिया होगा डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। तो बी डॉट ए लिखूं या ए डॉट बी लिखूं अपॉन ए। सो जब बी का प्रोजेक्शन ए पे लेते हैं तो डिवाइड में ए आ जाता है, नजर आ रहा है। और जब ए का प्रोजेक्शन बी पे लेते हैं तो डिवाइड में कौन नजर आता है, बी नजर आता है। तो जिस पर प्रोजेक्शन ले रहा है वो डिनोमिनेटर में लिख दो, बाकी ए डॉट बी ऊपर एज इट इज रहेगा। सो अब आप जवाब चेक कर लो। सो किसका है, बी का ए पे है ना, तो डिवाइड में ए आना चाहिए। तो देखो ये पहला ऑप्शन है ना, तो ए डॉट बी अपॉन ए। नेक्स्ट वन, मोनोक्रोमेटिक लाइट डज नॉट एग्जिबिट। मैंने ये पहले भी इससे पहले वाले एमसीक्यूज में भी करवाया था। मोनोक्रोमेटिक लाइट वो लाइट होती है जिसमें सेम फ्रीक्वेंसीज होती हैं तमाम वेव्स की, सिंगल फ्रीक्वेंसी। सिंगल का मतलब है एक ही नंबर होता है, अगर एक वेव की फ्रीक्वेंसी 50 है तो सबकी 50 है, ओके। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको किसी मीडियम में से गुजारेंगे वो डिस्पर्स नहीं होगी, मजीद फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में डिवाइड नहीं होगी। इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन सब करता है, सिर्फ डिस्पर्जन नहीं करता है। सेम एमसीक्यू है, पहले भी आ चुका है, ओके जनाब। While passing through its equilibrium position, the speed of the body executing SHM, हमने पहले भी ये किया हुआ है। जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है तो जब वो मीन पोजीशन की तरफ एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आती है, तो जैसे जैसे मीन पोजीशन पे आती है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्स होती है, एक्सेलरेशन जीरो होती है। सो वो पूछ रहा है while passing through its equilibrium position which is the mean position,
तो द स्पीड क्या होगी SHM की? मैक्सिमम. सो द आंसर इज मैक्सिमम. ठीक है, मेरा ख्याल है ये समझ में आ रही होगी तमाम बात. ओके जनाब, कह रहा है 600 न्यूटन मैन रन अप ए स्टेयर ऑफ 4 मीटर हाइट इन 3 सेकेंड. पावर नीडेड इज, ये पहले भी मैंने आपको करवाया हुआ है और मेरा ख्याल है मैं क्विकली अगर दोबारा आपको बता दूं कि पावर हमारे पास क्या होता है. दिस इज वर्क अपॉन टाइम होता है. वर्क इज एनर्जी जूल. पोटेंशियल एनर्जी भी तो जूल में होती है जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. इस फॉर्मूला mgh अपॉन टी, और mg को हम कहते हैं बॉडी का वेट. तो वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट अपॉन टी. बस ये सब आपने काम करना है. सो वेट कितना है? 600. सो 600 मल्टीप्लाई बाय हाइट मुझे कितनी गिवन दी हुई है? 4 मीटर, एंड डिवाइडेड बाय जो टाइम है वो मेरे पास है 3. तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एंड 2 4 जा 8, और साथ में 2 जीरो हैं तो, और पावर के यूनिट वॉट. तो 800 वॉट, दिस शुड बी माय आंसर. तो मैं 800 वॉट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं. नेक्स्ट वन कह रहा है इफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर बॉब ऑफ द डबल मास बट ऑफ द सेम साइज इट्स टाइम पीरियड. तो मुझे बताइए सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड की इक्वेशन है अगर वो हमें याद है तो क्या है? 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G. तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन लेंथ, डिपेंड अपॉन G. क्या डिपेंड अपॉन मैस? G नहीं, मैस पर तो डिपेंड नहीं करता. सो टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अगर आपने मैस को डबल कर दिया है. रिमेन्स सेम. अच्छे एमसीक्यूज बनाए माशाल्लाह. ओके, द फाइनल इमेज फॉर्म बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज. कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो फाइनल इमेज बना रही है वो फाइनल इमेज क्या है? जरा ये समझ लीजिएगा थोड़ा सा ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो. इसमें मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा ना, इस एमसीक्यू को थोड़ा सा मजीद इसमें बातें लिखनी चाहिए थी ताकि स्टूडेंट सही जवाब दे सके. उसकी वजह ये, मैं जरा क्विकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में आपको बता दूं. पहला लेंस जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद दूसरा लेंस होता है जिसे हम कहते हैं आई पीस, ये ऑक्यूलर भी हम कह रहे होते हैं. सो हमने ऑब्जेक्टिव के सामने एक लेंस रखा, ठीक है, एरो मैंने ऊपर की जाने बनाया. तो ऑब्जेक्टिव इस तरफ इसका इमेज बनाता है और एरो नीचे की जानिब होता है और तीर का निशान मैंने बड़ा बनाया है. तो ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें इसको, तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बना रहा है वो क्या है? इन्वर्टेड, उल्टा है, रियल है और मैग्नीफाइड है. उसके बाद ये वाला जो इमेज, ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है और आई पीस इसका यहां पर एक इमेज बनाता है. लेंस के जिस तरफ ऑब्जेक्ट है लेंस के उसी तरफ इमेज है. तो अगर आपको मेरे वर्चुअल इमेज वाली आपने वीडियोस देखी हो चैप्टर नंबर 10 की वर्चुअल इमेज की, मैंने सबसे बड़ी पहचान बताई थी कि एक तो जिस तरफ लेंस के जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ इमेज होता है, तो वो वर्चुअल इमेज होता है. सो आई पीस के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसके मुकाबले में ये हमारे पास कौन सा इमेज बन रहा है? दिस बिकम वर्चुअल. और इसके मुकाबले में तीर का निशान बड़ा बनाया तो इसका मतलब है कि कौन सा है? ये है मैग्नीफाइड. तो मैग्नीफाइड भी है और वर्चुअल भी है. सो मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैं क्यों कर रहा था, इसमें ज्यादा बात होनी चाहिए. इसमें बताना चाहिए था कि क्या हम ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं. तो जो अगर मैं ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके बात करता हूं तो जो ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके फाइनल इमेज की बात करूंगा तो फाइनल इमेज मेरे पास क्या होगा? रियल होगा और मैग्नीफाइड होगा मेरे पास. ये बात समझ में आ रही है. इसके मुकाबले में ये वाला इमेज चूंकि ये एरो अप है ये एरो डाउन है तो मैं इसको कहूंगा कि ये रियल है और मैग्नीफाइड है. लेकिन हम आमतौर पर इससे बात कर रहे होते हैं जो आई पीस से बन रहा है. ओके, सो इट इज वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड. सो इट इज वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड. दिस शुड बी द आंसर. अदरवाइज मैं किस पे क्लिक करता? रियल एंड मैग्नीफाइड पे क्लिक करता. ओके जी, ए बॉडी वेट्स 500 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जमीन पे 500 न्यूटन उसका वेट है. हाउ मच वुड इट वेट हाफ वे बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. जमीन से आधा, जितना जमीन का रेडियस है उससे आधा जमीन के अंदर चले जाते हैं हम लोग. ये है अर्थ हमारे पास. ओके, तो सरफेस से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ. तो हाफ चले गए, हम यहां तक चले गए. तो यहां पे वो कह रहा है कि वेट हमारे पास क्या होगा. तो यहां पे सबसे पहले ये देखिए, क्या हम वेट का फॉर्मूला जानते हैं? क्या होता है हमारे पास? mg. ओके, सो अगर हमने वेट डेप्थ में इस जगह मालूम करना है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? g डैश हो जाएगा. सो w डैश इज इक्वल टू m, और ये g डैश की वैल्यू मुझे मालूम करनी है. तो डेप्थ में यहाँ पे g डैश, क्या मैं ये बात जानता हूं कि g डैश का फॉर्मूला होता है g1 माइनस d अपॉन r e. एग्रीड? मेरा ख्याल ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, ग्रेविटी का फॉर्मूला डेप्थ में. तो कितनी डेप्थ में हम गए हैं इसको मैं कहूंगा आर ई अपॉन 2, यानी ये डेप्थ है ना हमारे पास. तो ये जो d है ये मेरे पास कितना है? दिस इज आर ई डिवाइडेड बाई 2. सो ये आर ई से आर ई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. सो g डैश मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? g और 1 माइनस हाफ. तो 1 माइनस हाफ करें तो हाफ होता है हमारे पास. तो ये जो g डैश है ये मेरे पास हो जाएगा g
इनटू हाफ, दैट्स इट। तो जी डैश की वैल्यू जी, 1 माइनस हाफ, मैंने हाफ कर लिया, ठीक है। सो ये मेरे पास हो गया। सो ये मेरे पास कितना है, ये एम जी मेरे पास कितना है, ये वेट उससे मुझे कितना दिया हुआ है 500। सो 500 मल्टीप्लाई बाय हाफ, सो दिस इज 250 न्यूटन्स। सो द आंसर इज 250 न्यूटन्स, राइट। नेक्स्ट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये भी मॉडल पेपर में से लिया हुआ है। तो आपको पता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है वो उम्र के, मैंने वहां पे पूरा एक्सप्लेन किया है। उम्र के साथ साथ जैसे हमारी एज ज्यादा हो रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा वो लोग जिनकी उम्र 40 साल हो जाती है, जैसे आपके पेरेंट्स की अगर आप देखें तो आपके पेरेंट की करीब की नजर जो है वो कमजोर हो चुकी है। अब वो चीजों को करीब करके बजाय पढ़ने के वो चीजों को दूर करके पढ़ रहे हैं। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन उम्र के साथ साथ इंक्रीज करता है, इंक्रीज विद increase in age. So this is the first option. Next one. Okay जनाब, two sources of light are said to be coherent if, ये भी मॉडल पेपर से लिया हुआ है। coherent sources क्या होंगे, वो सेम वेवलेंथ हो या सेम फ्रीक्वेंसी हो। So they produce wave of the same wavelength, yes. They have same amplitude, no. They produce wave in the medium simultaneously, they produce wave of variable amplitude, no. So amplitude से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे चाहिए सेम वेवलेंथ या सेम फ्रीक्वेंसी, that's it. ये मेरा जवाब है। नेक्स्ट वन कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट जरा कर दीजिए दो वेक्टरों का, ए डॉट बी। अभी इससे पहले वाले एक एमसीक्यू में अच्छी खासी मैंने डिस्कशन की है डॉट के ऊपर। तो मुझे बताओ, अगर मैं ए डॉट बी करता हूं तो दिस बिकम ए बी कॉस थीटा, और अगर इस थीटा की वैल्यू मेरे पास हो 90 तो कॉस 90 जीरो है, तो पूरा जवाब ही खत्म हो गया। लेकिन अगर इस थीटा की वैल्यू मेरे पास हो 0 डिग्री तो कॉस 0 कितना होता है मेरे पास 1, तो फिर मेरा जवाब मैक्सिमम आएगा। तो मुझे क्या चाहिए, एंगल 0। सो वो कह रहा है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम कब, जब एंगल 0 हो। तो एंगल 0 को क्या बोलते हैं, पैरेलल। वर्डिंग्स में पैरेलल और मैथमेटिक्स में 0 डिग्री। इसी तरह 90 डिग्री को वर्डिंग में परपेंडिकुलर और मैथमेटिक्स में 90 डिग्री। ओके, सो द नेक्स्ट वन, द यूनिट ऑफ लाउडनेस इज 1 सोन एंड 1 सोन एट 1000 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू। अच्छा जी, ये जरा देख लीजिएगा। 1 सोन हम जानते हैं कि 1 सोन जो है वो बराबर होता है 40 dB डेसिबल के। तो ये हो जाएगा 40, और डेसी का मतलब होता है 10 की पावर -1 और साथ में बेल। तो 40 10 की पावर -1 का मतलब है डिनोमिनेटर में आ गया। सो दिस बिकम 4 बेल। तो 4 बेल जो है वो हमारे पास 1 सोन है। तो 1 सोन जो है वो मेरे पास आंसर आ रहा है 1 सोन 4 बेल के बराबर। अब इसमें एक चीज और है, और वो चीज ये है कि 1000 हर्ट्ज पे दिया हुआ। याद रखिएगा, हम आमतौर पे 1000 हर्ट्ज के ऊपर बात करते हैं। ये हमारे कानों की जो सेंसिटिविटी है उसके ऊपर एक्चुअली ये बेस करता है। हम बहुत लो इंटेंसिटी की आवाज को बड़े अच्छे तरीके से सुन सकते हैं अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है। ये एक पूरा ग्राफ बना के हमारे कानों के ऊपर ये पूरे तजर्बात की गए। लेकिन अगर एक हाई इंटेंसिटी हो और उसकी फ्रीक्वेंसी मैं 1000 से कम कर दूं या 1000 से बढ़ा दूं, तो वो मुझे इतनी अच्छी सुनाई नहीं देती। मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है लेकिन फिर भी मुझे नहीं सुनाई दे रही। क्यों? क्योंकि हमारे कानों की जो एबिलिटी है रिस्पॉन्ड करने की फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। सो 1000 हर्ट्ज पर मैक्सिमम या मोस्ट सेंसिटिव हमारे कान होते हैं। सो दैट इज व्हाई 1000 हर्ट्ज लिखा है, सिर्फ समझाने के लिए, वरना तो इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे इंटरमीडिएट में आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि लिखा हुआ तो मैंने कहा आपको बता दूं। ओके, 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर रूल ऑन द ग्रेटिंग। तो ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होगा, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने इसका सीधा सीधा तरीका आपको बताया था। ग्रेटिंग एलिमेंट डी जिससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कितनी लाइंस है मेरे पास 2000, और मैंने बताया अगर सेंटीमीटर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मिलीमीटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और पावर क्या कर दो -1। तो ये करके देख लो, मेरा ख्याल है जो तुम्हारा जवाब आएगा ये 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 और -5 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब है 0.5 होता है। तो 0.5 को 5 लिखो तो ये 6 लिखना चाहिए मुझे इसको। ये आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, मेरे हिसाब से तो डायरेक्टली ये बन रहा है। ये पूरा जवाब जो है वो 5 एक्सपोनेंट -6 बनेगा। नेक्स्ट वन, इफ मैथ रिड्यूस टू हाफ एंड स्पीड बिकम डबल। ओके, मैथ को आधा कर दिया, स्पीड डबल कर दी। काइनेटिक एनर्जी, मैथ हाफ, ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ mv²। नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर मैथ को हाफ और स्पीड को डबल कर दूं। ओके, सो दिस बिकम हाफ मल्टीप्लाई बाय m/2 मल्टीप्लाई बाय 4v²। ओके, सो 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो ये वाला जो 2 है इसको मैंने बाहर लिखा, और बाकी ये वाला हाफ, ये m और ये v²। ओके,
सो मुझे बताइए अब क्या बन रहा है मेरे पास 2 और ये हाफ एम वी स्क्वायर सारा क्या है, दिस इज द प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी। सो नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारे पास, प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी का डबल होगी 2 टाइम्स। सो इंक्रीज 2 टाइम, यस पहला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, monochromatic beam of light is entering from one medium to another medium, the property which remain unchanged, चाहे monochromatic हो या कोई भी हो, जो प्रॉपर्टी अनचेंज रहती है याद रखिए वो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास। वेवलेंथ भी चेंज होती है, एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है, वेलोसिटी भी चेंज होती है, सब चेंज होता है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम रहती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर आर इक्वल, द एंगल बिटवीन देम, उनके दरमियान एंगल क्या होगा। अच्छा जनाब, अगर मैं कहता हूं कि ए डॉट बी बराबर है ए क्रॉस बी के, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, तो ए डॉट बी हमारे पास होता है ए बी कॉस थीटा और ये होता है मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दूं, मेरा ख्याल है कोई एतराज तो नहीं होगा। इस पूरी चीज को यहां ले आता हूं मैं, सही है, सही हो जाएगा। बल्कि इसको यहां नहीं लाता, ऐसा कर लेता हूं, जरा आसानी करते हैं अपनी जिंदगी को, मल्टीप्लाई बाय 1 इसको वहां ले जाता हूं, तो यहां रह गया 1 और ये है ए बी साइन थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा, ए बी से ए बी कैंसिल और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेंजेंट थीटा, ये करना चाह रहा था। तो एंगल निकालना है, टेंजेंट को वहां भेज दो, तो टेंजेंट इनवर्स 1 हमारे पास ये एंगल होगा, तो टेंजेंट इनवर्स 1 हमारे पास होता है 45, सही है। इसमें एक और 225 भी होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस लेवल के ऊपर मुझे बात नहीं करनी चाहिए, इसके लिए फिर थ्योरी पे आपको जाना पड़ेगा, हम स्मॉलर एंगल की हमेशा बात करते हैं। सो बहरहाल जो मैंने बोर्ड पे किया ये सिंपल बात है, कहने का मतलब ये है। सो 45 डिग्री। नेक्स्ट वन, वर्क एनर्जी इक्वेशन, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है मॉडल पेपर के अंदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही शक्ल है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और तो कोई नहीं है ना ऐसा ऑप्शन, यस ओके। हेलीकॉप्टर मैस 3 एक्सपोनेंट 3 kg, 3000 kg उसका मैस है, राइज वर्टिकली विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल नंबर 5, अगर आपने वो किया हुआ न्यूमेरिकल, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने खासा एक्सप्लेन किया था उस न्यूमेरिकल को वहां पर भी। और न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड ये एमसीक्यू है, लॉज ऑफ मोशन इंक्लूड नहीं है, नहीं देने चाहिए था इसको ये। लेकिन बार कहने का मतलब है अगर कोई चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो होती है। जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी फोर्स ऊपर लग रही है हेलीकॉप्टर पे, तो वो किससे मूव करेगा, वेलोसिटी से। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास कितनी होगी, द आंसर इज 0। ठीक है, तो ये 42 एमसीक्यूज हो गए। थैंक यू सो मच। काफी एमसीक्यूज इसमें जो हैं वो काफी नहीं, कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो पहले भी रिपीट हुए हैं, उनको मैंने रिपीट में या मॉडल पेपर से मैंने बता दिया। इसी तरीके से मैं अभी और एमसीक्यूज अपलोड करूंगा, तो उसमें क्या होगा, जो एमसीक्यूज यहां बता चुका हूं वहां पे बताऊंगा कि यार ये रिपीट हो गए, तो आप पिछली वीडियोस को देखें ताकि आपको पता चले कि कितनी चीजें रिपीट हो रही हैं, कितने एमसीक्यूज ऐसे हैं जो टीचर्स एक ही तरह के बना के दे रहे हैं और कितना आपका टाइम बचेगा। ठीक है, सो कंटिन्यूटी के अंदर देखिएगा वीडियोस को जिस तरीके से मैं अपलोड कर रहा हूं, ताकि बहुत सारा आपका टाइम बच सके। थैंक यू सो मच। स्टिल इफ यू फील कि आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट्स करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।